हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हम सल्तनत काल के बारे में बात करेंगे। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्लास को बनाया गया है और इस क्लास को उस हिसाब से लिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सल्तनत काल के बारे में। इसका जो समय है वह है 1206 से 1526 तक का जो समय है वो किसका माना जाता है? सल्तनत काल का माना जाता है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल में राज्य कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था और सांस्कृतिक विकास किस तरह का हुआ, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत भारत में मध्यकालीन इस्लामी शासन की शुरुआत का प्रतीक है। तो मध्यकाल में जो इस्लामी शासन शुरू हुआ, तो इस्लामी शासन की शुरुआत जो है वो दिल्ली के सल्तनत काल से शुरू होती है और इसकी स्थापना कब होती है? 1206 ईस्वी में होती है। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की क्या की शुरुआत की। यह काल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने भारत की प्रशासनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया था। तो सल्तनत काल ने प्रशासनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से भारत को बहुत गहराई से क्या किया था? प्रभावित किया था। तो सल्तनत काल की शुरुआत कब होती है? 1206 ईस्वी में होती है और इसकी शुरुआत कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। आगे हम बात करें, देखिए 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और तराइन का पहला युद्ध कब होता है? जो तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है, फर्स्ट तराइन तराइन का युद्ध होता है 1191 में, 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। उसके एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में स्वतंत्र सल्तनत की क्या करता है? स्थापना करता है। और यह काल 1206 से 1526 तक दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान नाम से शासक जो है शासन करते हैं। किस नाम से शासन करते हैं? सुल्तान नाम से शासन करते हैं। और सुल्तान नाम से शासन करने के कारण ही इस काल को सल्तनत काल कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक शासन होता है और बाबर जो है अंतिम जो सुल्तान होता है उसको हरा देता है। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मुगल साम्राज्य की क्या है? नींव रखता है। तो 1206 से, यानी 1206 से और 1526 ईस्वी तक का जो समय है वह किस नाम से जाना जाता है? सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सल्तनत काल में राज्य एवं शासन व्यवस्था कैसी थी। स्टेट एंड पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सल्तनत काल में सुल्तान की स्थिति के बारे में बात करें तो सुल्तान सल्तनत का सर्वोच्च शासक होता था। यानी सबसे बड़ा शासक कौन होता था सल्तनत काल में? सुल्तान होता था। वह धर्म, न्याय और सेना का प्रमुख होता था। यानी धर्म का प्रमुख भी कौन होता था? सुल्तान। न्याय का प्रमुख भी कौन होता था? सुल्तान। और सेना का प्रमुख भी कौन होता था? सुल्तान। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, जिल ए इलाही मानता था। ईश्वर के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? जिल ए इलाही, जिल ए इलाही मानता था। तो सुल्तान जो है अपने आप को ईश्वर का क्या मानते थे? प्रतिनिधि ही मानते थे। उसकी शक्तियां पूर्ण रूप से केंद्रित थी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जो थी, सबसे ज्यादा शक्ति और सर्वोच्च शक्ति, सबसे ज्यादा शक्ति और सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? सुल्तान के पास थी। किसके पास थी? सुल्तान के पास थी। तो सल्तनत काल में सुल्तान की जो स्थिति के बारे में बात करें तो सुल्तान सर्वोच्च शासक था। वह धर्म का, न्याय का, सेना का प्रमुख था, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास थी? सुल्तान के पास थी। आगे हम बात करें, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, जिल ए इलाही कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? जिल ए इलाही, जिल इलाही बोलते हैं इसको। धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां अपने हाथ में रखता था, यानी सभी शक्तियां उसके हाथ में थी। निर्णय लेने की शक्ति केवल सुल्तान के पास थी, उसका ही आदेश कानून था। तो सुल्तान जो भी आदेश देता था वह क्या बन जाता था? कानून बन जाता था। अब हम देखिए दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में बात करें कि दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक
कौन कौन से वंश ने शासन किया? तो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है। फिर दूसरा वंश है खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। और फिर आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक शासन करता है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो देखिए, अगर कोई सबसे ज़्यादा वंश शासन करता है, सबसे ज़्यादा यदि कोई वंश शासन करता है, तो वह वंश है तुगलक वंश। यानी मैक्सिमम जो शासन है वो किस वंश का है? तुगलक वंश का है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन कौन करता है? तुगलक वंश करता है। और यदि सबसे छोटे शासन के बारे में बात की जाए, तो खिलजी वंश जो है वो सबसे कम शासन करता है। खिलजी वंश सबसे कम शासन करता है। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन गुलाम वंश के प्रमुख शासक हैं। खिलजी वंश के प्रमुख शासक हैं जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के प्रमुख शासक हैं गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, जिसे एफएसटी के नाम से जाना जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। सैयद वंश के प्रमुख शासक हैं खिजर खां और मुबारक शाह। सैयद वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? खिजर खां और मुबारक शाह। लोधी वंश के प्रमुख शासक हैं बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के प्रमुख शासक है। तो इस तरह से ये देखिए क्रम भी पूछा जाता है पेपर में कि भाई सल्तनत काल में कौन कौन से वंश ने किस क्रम में मतलब शासन किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब हम बात करते हैं केंद्रीय शासन के बारे में। तो विभाग के बारे में बात करते हैं। तो सल्तनत काल में दीवान ए वजारत विभाग जो था वो वित्त और राजकोषीय कार्य करता था, और इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? वजीर होता था। दीवान ए वजारत, तो वी से बन जाएगा वित्त और राजकोष, और वी से ही बन जाएगा, इसका प्रमुख अधिकारी कौन हो जाएगा? वजीर। फिर दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत ये धार्मिक और विदेश मामलों का कार्य करता था ये विभाग, और इसका जो मुख्य अधिकारी था वो सादर था। कौन था? सादर। तो इसको याद रखने का तरीका दे, देखो रिसालत में सा आ रहा है, तो सा से बन जाएगा आपका सादर। और रिसालत, तो सादर मतलब सादर, अब सादर जो है मतलब आदर किसमें आता है? धर्म में आता है। तो धार्मिक और विदेश मामलों में विदेशी लोगों का आदर किया जाता है, तो धार्मिक कार्यों में भी आदर होता है, तो आदर से सादर बन जाएगा। और रिसालत, दीवान रिसालत में सा आ रहा है, तो इसे हम याद रख सकते हैं। दीवान अर्ज, अर्ज हम किसकी करेंगे? सेना की व्यवस्था की। किसकी करेंगे? सेना की व्यवस्था की। और इसका जो प्रमुख अधिकारी था वो था आरिज ए मुमालिक। तो जब तक मुमकिन होगा तब तक हम अर्ज करेंगे। तो इसका जो प्रमुख अधिकारी कौन हो गया? आरिज ए मुमालिक इसका प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा, इंसा मतलब शाही पत्राचार यानी डाकिया बोल सकते थे। इसका प्रमुख अधिकारी था दबीर। कौन सा था? दबीर। तो इसको आप याद रखिए, पूछा जाता है। और दीवान काजी न्याय व्यवस्था का अधिकारी था। काजी जो है मुख्य न्याय व्यवस्था के न्याय का कार्य करते थे। और काजी उल कुजात इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? काजी उल कुजात इसका प्रमुख अधिकारी होता था। अब हम बात करें केंद्रीय शासन में, तो सुल्तान शासन का सर्वोच्च केंद्र था। वजीर दीवान वजारत वित्त और भूमि कर का प्रमुख अधिकारी था। आरिज ममालिक सेना प्रमुख था, यानी कि सेनापति था, और इसका विभाग था दीवान अर्ज। और सादर या सदर दीवान रसालत धार्मिक मामलों का प्रभारी था, और विदेश मामलों का भी प्रभारी था। और काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश था। काजी उल कुजात कौन था? मुख्य न्यायाधीश। तो ये कुछ केंद्रीय शासन था सल्तनत काल में। अब हम बात करें सल्तनत काल में प्रांतीय शासन के बारे में बात करें, तो सल्तनत काल में प्रांत जो था वो प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता। और इक्तादार मान प्रांतों का जो प्रमुख प्रशासक था उसको हम बोलते थे इक्तादार। यह कर संग्रह टैक्स लेता था और कानून व्यवस्था को बनाता था। किसको बनाता था? कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। इक्तादार सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे, न कि वह स्वतंत्र शासक। देखो काम मतलब जो शासन तो है वो सुल्तान की तरह करते थे, और उत्तरदायी किसके प्रति थे? वो सुल्तान के प्रति थे, वो स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो प्रांतीय शासन जो था वो एकताओं में बटा हुआ था, और इक्तादार जो थे वो कैसे थे? सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। अब हम बात करें सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था के बारे में, तो न्याय शरिया कानून इस्लामिक कानून पर आधारित था। काजी न्यायालय का संचालन करता था। हिंदुओं के निजी मामलों में उनके धार्मिक कानूनों को मान्यता दी जाती थी। और काजी न्यायाधीश होते थे। काजी कौन होते थे? न्यायाधीश।
हिंदुओं को उनके धर्म के अनुसार निर्णय की छूट थी। इसे पर्सनल लॉ कहा गया। क्या कहा गया? पर्सनल लॉ। यानी हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार क्या ले सकते हैं? न्याय कर सकते हैं। ये सल्तनत काल में छूट थी। सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो प्रमुख जो सेनापति था उसको आरिज ए ममालिक बोलते थे, और जो विभाग था वो दीवान ए अर्ज विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमुख सुधार किए। सैनिकों की पहचान के लिए चेहरा प्रणाली, यानी उनका जो हुलिया लिखा जाता था, हुलिया चेहरा लिखा जाता था। और घोड़ों पर दागने की प्रथा, यानी घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा थी। दाग लगाने की प्रथा को शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन की व्यवस्था की और युद्ध के लिए नियमित और स्थायी सेना का गठन किया। ये सारे सुधार जो है वो किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन की क्या की थी? व्यवस्था की थी, और युद्ध के लिए नियमित और स्थायी सेना का गठन किया था। अब हम देखिए समाज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो सामाजिक संरचना के बारे में हम बात करें तो समाज में धार्मिक विभाजन था। धर्मों के आधार पर लोग बटे हुए थे, जैसे मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म। मुस्लिम समाज में तुर्क, पठान, ईरानी आदि समुदाय थे, जिनमें वर्ग विभेद भी था। यानी जैसे हिंदुओं में 4 वर्ण हैं, ऐसे ही मुसलमानों में भी तुर्की मुसलमान, ईरानी मुसलमान, पठान मुसलमान, ये भेद पाया जाता था। हिंदू समाज जातिगत आधार पर विभाजित था, जातियों में बटा हुआ था। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सल्तनत काल में पर्दा प्रथा प्रचलित होती है। संपत्ति और शिक्षा में महिलाओं का सीमित अधिकार हो गया। रजिया सुल्तान जो थी वो महिला सुल्तान बनती है, और यह क्या एक सल्तनत काल का अपवाद भी माना जाता है। सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं थी। मुस्लिम और हिंदू दोनों समाजों में महिलाओं की स्थिति निम्न थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह कराया जाता था, और महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी। तो रजिया सुल्तान जो थी वो एकमात्र महिला सुल्तान थी। अब हम शिक्षा के बारे में बात करें, सल्तनत काल में शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा का माध्यम फारसी था और अरबी था। तो शिक्षा जो है वो अरबी भाषा में और फारसी भाषा, मुख्यतः शिक्षा जो है फारसी भाषा में दी जाती थी। मकतब मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे। फिरोज शाह तुगलक ने एफएसटी ने कई मदरसे और पुस्तकालय बनवाए थे। तो एफएसटी ने कई मदरसे और पुस्तकालय बनवाए थे। शहरीकरण के बारे में बात करें तो सल्तनत काल में दिल्ली, लाहौर, जौनपुर, दौलताबाद, गुलबर्ग जैसे शहरों को निर्मित किया गया, बनाया गया। व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बने। कौन कौन से? दिल्ली, लाहौर, जौनपुर, दौलताबाद, गुलबर्ग को व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। अब हम बात करें सांस्कृतिक विकास के बारे में, बात करें कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, बात करें स्थापत्य कला में, बात करें तो दिल्ली सल्तनत के दौरान स्थापत्य कला में हिंदू और इस्लामी शैलियों का समन्वय हुआ। प्रमुख विशेषताएं थी अर्धगोलाकार गुंबद, अर्च, मेहराब और मीनारें। यानी कि स्थापत्य कला में गुंबद बनाए जाते थे, और मेहराब बनाए जाते थे, और मीनारें बनाई जाती थी। मुस्लिम और भारतीय शैलियों का समन्वय इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहलाता है। यानी भारतीय शैली और मुस्लिम शैलियों का जो समन्वय हुआ उसको इंडो इस्लामिक वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख स्मारकों के बारे में। तो देखिए प्रमुख स्मारक थे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये गुलाम वंश से संबंधित है, और इसकी स्थापना कहाँ की? दिल्ली में। कुतुब मीनार गुलाम वंश ने बनवाई, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। अलाई दरवाज़ा खिलजी ने बनवाया, खिलजी वंश ने बनवाया दिल्ली में। और तुगलकाबाद तुगलक ने बनवाया दिल्ली में, और फिरोज शाह की लाट तुगलक ने बनवाई दिल्ली में। संगीत के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कई प्रयोग किए। सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की खोज उन्हीं के समय मानी जाती है। अमीर खुसरो के समय सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की खोज हुई। ख्याल, कव्वाली और गजल जैसे संगीत शैलियों को बढ़ावा मिला। तो ख्याल को बढ़ावा मिलता है, कव्वाली को बढ़ावा मिलता है, और गजल शैलियों को बढ़ावा मिलता है, और संगीत शैलियों को जैसे बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करें साहित्य के बारे में। किसके बारे में बात करें? साहित्य के बारे में। तो फारसी अ, सल्तनत काल की राजभाषा थी। फारसी क्या थी? सल्तनत काल की राजभाषा थी। प्रमुख लेखक के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो कविता, संगीत, साहित्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखी, और मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी लिखी। मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखी? तबकात नासरी। और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखी। अब हम बात करें धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन के बारे में।
सल्तनत काल में सूफी आंदोलन होता है। इस्लाम के भीतर सुधारवादी और आध्यात्मिक विचारधारा को सूफी आंदोलन के द्वारा प्रसारित किया गया। प्रेम, करुणा और सर्वधर्म धर्म समभाव की भावना को प्रचारित किया गया। सूफी आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जो निवास था वो कहाँ था? अजमेर में। और निजामुद्दीन औलिया, इनका निवास कहाँ था? दिल्ली में। अब हम बात करें भक्ति आंदोलन की, तो हिंदू समाज में समानता और भक्ति के आधार पर सुधार की बात की गई। भक्ति आंदोलन में जात पात, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया गया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन है? कबीर, रामानंद और मीराबाई। कबीर, रामानंद और मीराबाई भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। अब हम सल्तनत काल की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं और उनके उनके योगदान के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रशासन में केंद्रीय शासन प्रणाली थी, विभागीय संगठन था। संस्कृति में हिंदू मुस्लिम समन्वय था। स्थापत्य और संगीत का विकास हुआ। समाज में धार्मिक सहिष्णुता की शुरुआत होती है और शहरीकरणों का विकास होता है। साहित्य में फारसी साहित्य का उत्कर्ष का समय कहा जाता है सल्तनत काल, और ऐतिहासिक लेखन की परंपरा सल्तनत काल में बनी रहती है। सल्तनत काल को थोड़े से समय में रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और रिवीजन के तौर पर आप इन क्लासेस को देख रहे हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से ये क्लासेस लाभदायक होंगी, और संपूर्ण सिलेबस को आप मैक्सिमम 15 से 17 घंटे के अंदर आप पूरा रिवाइज कर सकते हो आरपीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को। तो जो भी हमने अन्य क्लासेस ले रखी हैं उन क्लासेस को जरूर देखिए, और आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करने में आपको लाभ होगा और आपकी तैयारी में ये लाभदायक सिद्ध होगा। जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य क्लासेस को जरूर देखें। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।